हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना खूबसूरत सा चैनल ब्राइट कोचिंग क्लासेस। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि रासायनिक अपक्रिया के प्रकार कितने होते हैं और क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कितने रासायनिक अपक्रियाओं को पढ़ेंगे, उसको हमने पिछले क्लास में बता दिया था। उनको हमने केवल उनसे इंट्रोड्यूस करवाया था कि वो क्या चीज़ें होती हैं और क्या चीज़ें नहीं, और क्या-क्या पढ़ना होता है। तो हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम उसका पूरा डिफिनीशन सहित पूरा एक्सप्लेन करते हुए उसके उदाहरण 2, 4, 5 उदाहरण भी दे देंगे। चलिए आज वही देखते हैं। पहला है हमारा संयोजन अभिक्रिया। क्या पढ़ाया था हमने? संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया को हमने बोला था कि इसे कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, संयोजन अभिक्रिया कह लीजिए, चाहे योगात्मक अभिक्रिया कह लीजिए, चाहे इंग्लिश में इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशनल रिएक्शन। ये है इसका संयोजन, कहते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है बच्चों, या एडिशनल रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? पिछले क्लास में हमने बताया था कि जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक पदार्थ में कौन कौन से हो सकते हैं? अणु हो सकते हैं या यौगिक। जब दो या दो से अधिक पदार्थ में कौन? अणु या यौगिक मिलकर केवल एक नया उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, या आप ऐसे भी कह सकते हैं वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक नया उत्पाद बनाते हैं। केवल एक ही उत्पाद बनता है इसमें। चलिए आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या रहने वाला है। जैसे हमारे पास है सल्फर। मान ली अकेले सल्फर है और सल्फर को हम ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया यानी ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड यानी एक पदार्थ बनता है। यानी सल्फर एक अलग पदार्थ है, ऑक्सीजन एक अलग पदार्थ है। तो इन दोनों को मिलने से केवल एक ही पदार्थ जो कि सल्फर डाइऑक्साइड है वो अकेले अलग पदार्थ है, एक पदार्थ बना हुआ है। ठीक है ना, इसे कहते हैं एक उत्पाद। हमने पहले, अगर आपको ये नहीं पता है कि यहाँ पे उत्पाद का मतलब क्या है, तो ये जो चीजें बनी हुई हैं इनसे मिलकर जो बन रही हैं, यहाँ पे जो चीजें बनी हुई इसी को कहते हैं उत्पाद। यहाँ पे केवल एक उत्पाद बना है बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है एक नया उत्पाद बनता है। इसका मतलब है यहाँ पे केवल एक ही पदार्थ को जिक्र किया जाएगा, यहाँ एक ही पदार्थ लिखा होगा। तो यहाँ पे क्या है? ये सल्फर है और ये क्या है? ऑक्सीजन। और ये क्या है? सल्फर डाई ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, दूसरा एग्जांपल हमारे पास है मैग्नीशियम वाला। मैग्नीशियम वाला बहुत बार बता चुका मैंने, देख लीजिए। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाने पर क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। बैलेंस का, इसका भी बैलेंस, ये बैलेंस है कि नहीं देख लो। पहला है सल्फर एक, ऑक्सीजन दो, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? मैग्नीशियम एक, ऑक्सीजन दो, लेकिन ऑक्सीजन एक है। यहाँ पे ऑक्सीजन को दो करना पड़ेगा, तो उसके साथ साथ ऑक्सीजन दो हुआ, उसके साथ साथ मैग्नीशियम भी दो हो गया। मैग्नीशियम दो हुआ तो यहाँ भी दो करना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ पे देखिए कि मैग्नीशियम एक क्या था? मैग्नीशियम एक अलग पदार्थ है। उसी के साथ साथ ऑक्सीजन भी क्या है? ऑक्सीजन एक अलग पदार्थ है, लेकिन बना क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपसे पूछा जा सकता है कि मैग्नीशियम के रिबन को
जलाने पर क्या बनता है, तो अब यही बताएंगे। मैग्नीशियम के रिबन को जब हम जलाते हैं यानी ऑक्सीजन से अपक्रिया कराते हैं, यानी दहन अपक्रिया है। कौन सी अपक्रिया है? दहन से अपक्रिया है, कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने वाला है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का राख प्राप्त होता है इस तरीके से। दूसरा, या आप देखिए तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास है। तीसरा एग्जाम्पल है जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आप जल में घोलते हैं, क्या जल में घोलते हैं, तो यहाँ पे CaOH का ट्वाइस यानी कि बुझा हुआ, बिना बुझा हुआ चूना को जल में घोलने पर बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है और उष्मा भी प्राप्त होता है। यहाँ पे देखिए ये उष्मा वाला भी क्या है, ये उष्मा छेपी का रिएक्शन है, बट यहाँ पे केवल एक पदार्थ बना है, उष्मा कोई पदार्थ नहीं होती बच्चों, इसलिए इसको इसमें भी लिखा जा सकता है। इस रिएक्शन को क्या किया जा सकता है? इसमें भी लिखा जा सकता है, क्योंकि इसमें एक ही पदार्थ बना हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड है ये। कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल के साथ अपक्रिया कराते हैं बच्चों, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये एक अलग चीज है, ये दूसरा अलग पदार्थ है, और उन दोनों के मिलने से केवल एक पदार्थ बना है। यहाँ पे प्लस करके उष्मा निकला, इसका मतलब उष्मा इस रिएक्शन में निकल रही है। उष्मा निकल रही है, लेकिन उष्मा कोई एक अलग पदार्थ थोड़ी है, तो इसमें बना तो केवल एक ही पदार्थ है, इसीलिए इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी हम दिखा सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो आप लोग इसे नोट करिए। ठीक है बच्चों, उम्मीद है बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, अब दूसरा हमने बताया था आपको विस्थापन अभिक्रिया। क्या था? विस्थापन अभिक्रिया। हेलो, हाँ दोस्तों, तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया दूसरा क्या था हमारा? दूसरे रिएक्शन पे हम लोग पहुंचे थे। दूसरे प्रकार का जो अभिक्रिया होता है वो क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। पहला कॉम्बिनेशन आपने संयोजन अभिक्रिया पढ़ लिया, दूसरा है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? वे अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक तत्व का परमाणु अथवा परमाणु का समूह के स्थान पर दूसरे तत्व का परमाणु अथवा परमाणु का समूह आ जाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए इसका दूसरा नाम भी है प्रतिस्थापन अभिक्रिया या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं। प्रतिस्थापन भी कह सकते हैं या विस्थापन भी कह सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, या इसका एक और डिफिनीशन होता है, आपको किताब में कई दूसरे किताब में अलग, ये राजू प्रकाशन की किताब से मैंने लिखा है। आप अगर देखेंगे दूसरी जगह तो आपको मिलेगा कि जब अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु के विलयन में डाले जाते हैं तो उनको उनके विलयन से विस्थापित कर देते हैं। इस प्रकार के रिएक्शन को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आप ऐसे देख सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल से हम लोग, चलिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एग्जाम्पल देकर मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। पहला है जैसे क्या है, जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर डालेंगे, हम देखते हैं जिंक क्या है, बहुत ही ज्यादा सक्रिय धातु है। कॉपर क्या है, बहुत ही कम सक्रिय धातु है, सीधी सी बात है। तो जिंक आगे बनता है जिंक सल्फेट, और क्या बनता है, कॉपर आपका अलग हो जाता है इस तरीके का। तो यहाँ पे देखने की बात इतनी सी है कि आपसे बोल रहा है वे अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक तत्व का परमाणु अथवा परमाणु का समूह, यहाँ पे एक परमाणु है, के स्थान पर, यानी कि इसके स्थान पर दूसरे तत्व का परमाणु यानी कि जिंक अथवा परमाणु का समूह आ जाता है। देखिए आगे क्या हुआ, आगे यही हुआ कि इसके यौगिक में से ये कॉपर निकलकर केवल जिंक यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गया, यानी कि लग गया। क्या हो गया, यहाँ पे ये कॉपर निकलकर यहाँ पे जिंक आ गया और कॉपर को अलग कर दिया। तो इस प्रकार के ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया बच्चा? तो इसे कहते हैं जिंक, इसे कहते हैं कॉपर सल्फेट, और यहाँ पे क्या है, जिंक सल्फेट, यहाँ पे हो गया कॉपर। अगर बच्चों अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बताऊं आपको एकदम इजी भाषा में, एकदम देहाती भाषा में समझिए कि यहाँ पे एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का संबंध था।
कोई तीसरा आया, इनके बॉन्ड को तोड़ा और सीधे सीधे इसके बॉयफ्रेंड को सब्स्टिट्यूट कर दिया और खुद ही बॉन्ड बना लिया। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, एकदम खुले भाषा में मैंने समझा दिया। यानी कि पहले क्या था, यहाँ पे ये कॉपर क्या था, Cu+2 आयन के रूप में था और सल्फर ऐसे -2, यानी कि एक माइनस आयन वाला एक प्लस आयन वाला था। जिंक क्या हुआ इसके साथ जब जुड़ा है तो यहाँ पे Zn+2 होगा और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड सल्फेट के साथ जुड़ गया। इस तरीके से ये बॉन्ड बनाए ये वाला, ठीक है ना। तो इस तरीके से कह सकते हैं हम लोग कि दो लोगों के बीच में जब कोई तीसरा प्रभावी यानी कि शक्तिशाली कोई आता है तो उसके जो पहले वाला दोस्त होता है उसको छोड़ देता है, उसके भगा देता है और उसके साथ वह अपना रिलेशन बना लेता है। इस प्रकार का जो रिएक्शन होता है हम कहते हैं उसे विस्थापन अक्रिया कहते हैं। समझ गए बच्चों? तो आप लोग उम्मीद है समझ गए होंगे। हालांकि ऐसे नहीं लिखेगा कोई, जो हमने डिफिनीशन लिखा है यहाँ पे वही लिखेगा, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे क्या है कि विस्थापन अक्रिया वह क्रिया है जिसमें कम क्रियाशील धातु के विलयन से अधिक क्रियाशील धातु द्वारा उसके विलयन से उसको विस्थापित कर दिया जाता है। ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं विस्थापन अक्रिया या प्रतिस्थापन अक्रिया। ये रहा पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, जैसे मेथेन CH4 प्लस उसमें क्या हुआ, क्लोरीन डाल दिया हमने। क्या किया? क्लोरीन। तो क्लोरीनीकरण कराते हैं इसे सनलाइट में। क्या कराते हैं बच्चों? सनलाइट, SUN SUNLIGHT, सनलाइट की उपस्थिति में यह क्रिया होती है। तो यहाँ पे देखने की बात यह है कि हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन एक निकल जाता है, यानी कि यहाँ पे पहले 4 हाइड्रोजन था, अब एक Cl इसके साथ लग जाता है और प्लस HCl यहाँ पे आ जाता है। तो इस प्रकार का रिएक्शन यहाँ पे क्या हुआ कि इसमें से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो गया यानी विस्थापित हो गया, हाइड्रोजन के साथ चला गया और वहाँ पे हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आ गया। इस तरीके से इस यौगिक में से एक परमाणु निकलकर उसकी जगह दूसरा परमाणु उपस्थित आ गया। इस वजह से हम इस रिएक्शन को क्या बोल रहे हैं, विस्थापन अक्रिया कह रहे हैं या प्रतिस्थापन अक्रिया कहते हैं। इसका नाम है मेथेन और यहाँ पे है क्लोरीन, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे क्या है, ये हो गया आपका क्लोरोमेथेन, और क्या है हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। इस तरीके से ये क्लोरोमेथेन हो गया और ये मेथेन है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है इसमें, देखिए यहाँ पे यह रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप चौथा लेसन पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिक में तब से पूछा जा सकता है कि मेथेन से आप क्लोरोमेथेन कैसे बनाएंगे, तो आप बता दीजिएगा, क्लोरीनीकरण करा देंगे सनलाइट की उपस्थिति में, ठीक है। इस तरीके से तो आपका यहाँ पे 2 रिएक्शन हो गया। आप एक और रिएक्शन देख लीजिए, एक और रिएक्शन हमारे पास है। आप चाहे तो इसी वाले रिएक्शन में यहाँ पे आयरन भी रखकर इस रिएक्शन को कंप्लीट करा सकते हैं कि यहाँ पे आयरन रख देंगे तो आयरन क्या करता है, आयरन भी कॉपर को सब्स्टिट्यूट कर सकता है यानी प्रतिस्थापित कर सकता है और आयरन सल्फेट यहाँ पे बन सकता है। तो आप सक्रियता श्रेणी को जब पढ़ेंगे तो सक्रियता श्रेणी में जितने भी कॉपर से ऊपर जो भी आपके तत्व होंगे वो सारे धातु या जो भी धातु आएगा कॉपर से ऊपर वाले धातु यानी कॉपर से अधिक सक्रिय धातु जो भी होगा वो सारे धातु यहाँ पे रख के ये रिएक्शन आप बना सकते हैं। यानी कि कॉपर से नीचे वाले धातु जैसे लेड हो गया, सिल्वर हो गया, इन सिल्वर और लेड इस सबको अगर यहाँ पे रखेंगे तो इसे सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो ज्यादा सक्रिय नहीं है। ये कम सक्रिय वाला अधिक सक्रिय वाले को नहीं निकाल सकता, अधिक सक्रिय वाला कम सक्रिय वाले धातु को उसके विलयन से उसको निकाल सकता है। तो आप कह सकते हैं कि ऐसा रिएक्शन या ऐसी अपक्रिया जिसमें अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु के उसके विलयन से उसको विस्थापित कर देता है, तो उससे ऐसे अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। चलिए देखिए एक लास्ट है इसका रिएक्शन है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास है C2H5Br, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, बच्चों चल नहीं पा रहा है धीरे से, यहाँ पे है KOH, क्या है KOH। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे C2H5OH यानी अल्कोहल बन गया और KBr अलग हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे OH
क्या हुआ, Br को विस्थापित कर दे रहा है। यहाँ पे OH क्या कर रहा है, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन Br यानी ब्रोमाइड आयन को विस्थापित कर दिया और उस पहले वाले कंपाउंड के साथ खुद ही बॉन्ड बना लिया, ठीक है ना। इस तरीके से ये क्या हो रहा है, प्रतिस्थापित हो रहा है, इसके ब्रोमीन को निकाल कर खुद ही उसके स्थान ग्रहण कर ले रहा है। ऐसे इसीलिए इस अपक्रिया को फिर से क्या बोलेंगे हम लोग, विस्थापन अपक्रिया। ये क्या है, ब्रोमोएथेन। ये क्या है, ब्रोमोएथेन। ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या है, एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल है, एथेनॉल है। ये पोटेशियम ब्रोमाइड है, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इसका नाम है ब्रोमोएथेन। इन सब का नाम बच्चों जो है वो आप लेसन नंबर 4 में पढ़ेंगे, कार्बनिक वाला। अभी से रिएक्शन देखते चलेंगे तो आपको आगे सुविधा होगी। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ये क्या है, एल्कोहल, एथेनॉल। और क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया पोटेशियम ब्रोमाइड को, ब्रोमाइड क्या, ब्रोमीन को हाइड्रोक्साइड ने विस्थापित कर दिया था। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए। तो तीसरी अपक्रिया में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अनुक्रमणीय अपक्रिया। देखिए ये पूछा तो नहीं जाता एग्जाम में, लेकिन फिर भी हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा कि अनुक्रमणीय अपक्रिया होता क्या है। अनुक्रमणीय अपक्रिया एक ऐसी अपक्रिया होती है जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है, यानी कि केवल अग्र दिशा में होती है, उसकी रिवर्सिबल नहीं होता। यानी कि एक बार अभिकारक से मिलकर उत्पाद बन गया तो बन गया, अब वह दोबारा उधर उत्पाद से कहिए कि हम अभिकारक प्राप्त कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो वह क्रिया जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है उसे अनुक्रमणीय क्रिया कहते हैं। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है, एग्जाम्पल है, देख लीजिए। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास KClO3 पोटेशियम क्लोरेट। ये क्या नाम है इसका, पोटेशियम क्लोरेट। तो पोटेशियम क्लोरेट को जब आप क्या करेंगे, हीट कराएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड, और क्या हो जाएगा, O2 में टूट जाता है। यानी कि अगर आप इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या बन जाता है, पोटेशियम क्लोराइड, और ऑक्सीजन में टूट जाता है। लेकिन यह दोबारा पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन मिलाकर हम इसे प्राप्त नहीं कर सकते, यानी पोटेशियम क्लोरेट नहीं बना सकते हैं। ये क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, और ये क्या है, ऑक्सीजन है ना। ये तो ऑक्सीजन सब लोग जानते होंगे, सब लोग जानते हैं नहीं ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो ऐसी अपक्रिया जो केवल एक ही दिशा में, देखिए इसमें केवल एरो का क्या है, एरो का केवल एक डायरेक्शन दिखाया गया कि यह डायरेक्शन में ही अपक्रिया हो रही है। अगर यह अपक्रिया उत्क्रमणीय होती, अभी इसके बाद हम पढ़ाएंगे उत्क्रमणीय अपक्रिया, तो उसमें हम दो तीर का निशान लगाते, एक ऐसे एक ऐसे, यानी कि अपक्रिया आगे जाती और उधर से इधर, यानी कि उत्पाद से अभिकारक भी बन सकता था और अभिकारक से उत्पाद भी बन सकता था। तो ऐसे रिएक्शन नहीं, इसमें क्या होगा, इसमें केवल अभिकारक से उत्पाद बनेगा और कुछ नहीं, उत्पाद से हम अभिकारक की तरफ नहीं आ सकते। तो वह क्रिया जो केवल एक ही डायरेक्शन में होता है। बच्चों इसके जितने भी हम रिएक्शन यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे, वह एग्जाम्पल अपघटन अपक्रिया का उदाहरण है। ये उदाहरण और अपघटन का दोनों का एक ही है, तो इसलिए इसका हम डायरेक्ट ज्यादा न लिख के हम एक ही एग्जाम्पल दे रहे हैं। अभी हम अपघटन अपक्रिया पढ़ाएंगे तो इसका सेम रिएक्शन इसी का, इसका भी उदाहरण है और वही उदाहरण अपघटन वाला भी है, तो अपघटन वाले में लिखेंगे। तो आप इसको उतार लीजिए, ठीक है ना बच्चों। तो चौथे अपक्रिया में हम पढ़ने जा रहे हैं उत्क्रमणीय अपक्रिया। तो इसका क्या डिफिनीशन रहने वाला है, देख लीजिए। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो वह अपक्रिया जो अग्र तथा पश्च दोनों दिशा में संपन्न होती है, उसे
उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। देखिए हमने उसमें क्या लिखा था, केवल एक दिशा में। अब इसमें क्या है, आगे भी जा सकता है और पीछे भी आ सकता है, यानी पीछे से आगे भी आ सकता है। देखिए कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। इसका एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा उदाहरण है, जो कि हमारे पास क्या है, वियोजन क्रिया में ये जाता है। पहला है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला यहाँ गलती, CaCO3 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का अगर आप गर्म करिए तो क्या है होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में टूट जाता है। यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आप गर्म करते हैं, तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, तो आप बता सकते हैं कि या कौन सी गैस निकलती है। तो आप ये भी बता सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का जब हम क्या कहते हैं, हीट कराते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। लेकिन अगर आप इसका उल्टा करिए, यानी कि कैल्शियम क्या करिए, कैल्शियम ऑक्साइड लीजिए और CO2 उसमें प्रवाहित कराइए, तो कैल्शियम कार्बोनेट भी बन जाएगा। और इसे ऐसे भी लिख रहे हैं हम लोग CaCO3, और क्या कर रहे हैं, CaO, जो कि लिखा हुआ है ऊपर ना, CO2। तो इस तरीके से हमने एक ही रिएक्शन को दो बार लिखा है, एक बार ये एक बार ये, और इन्हीं दोनों रिएक्शन को मिलाकर हमने एक ही बार में लिख दिया। तो ये वाला जो सिंबल देख रहे हैं आप बीच में, ये जो सिंबल है, आगे एरो का निशान लग रहा है और इसके साथ साथ पीछे भी आने के लिए एक निशान ऐसे लगा हुआ है। यानी कि अग्र दिशा में भी अब क्रिया हो रही है संपन्न, जो कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है। पश्चिम दिशा में भी संपन्न हो रही, पश्चिम दिशा का होने का मतलब है कि जो उत्पाद बना हुआ है, उत्पाद से हमें क्या मिल रहा है, अभिकारक बन रहा है। ठीक है ना, इस तरीके से, यानी कि ये वाला रिएक्शन, ठीक है, सॉरी ये वाला रिएक्शन पहले वाला था और सेकेंड वाला रिएक्शन ऊपर लिख दिया हमने, तो आप समझ सकते हैं। यानी कि वह क्रिया जो आगे और पीछे दोनों तरह से हो सकती है, उस ऐसे अपक्रिया को उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। उत्क्रमणीय अपक्रिया देखते ही पहचान जाएंगे, अगर आप उसमें ये वाला सिंबल आप पहचान लेते हैं कि यह वाला सिंबल जिस वाले रिएक्शन में लिखा होगा, जिसमें आप बनाया गया होगा, वह अपक्रिया तुरंत ही आप समझ जाएंगे क्या है, उत्क्रमणीय अपक्रिया है। यानी उत्क्रमणीय अपक्रिया का एक ही पहचान है कि उसमें ये वाला सिंबल होगा। कौन सा वाला, ये ऐसे वाला, सॉरी ये ऐसे करके और ये ऐसे, ये सिंबल होता है इसका, ठीक है ना। तो उत्क्रमणीय अपक्रिया का ये सिंबल होता है। जिस भी रिएक्शन में आपको ये सिंबल दिख गया, तुरंत आंख मूंद के भैया उसको मार दीजिए कि उत्क्रमणीय अपक्रिया है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है, ठीक है ना। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। तो इसके जो उदाहरण होते हैं, ये उदाहरण किसके हो सकते हैं, वियोजन अपक्रिया के। वियोजन अपक्रिया के जितने भी उदाहरण हैं सब इसमें आएंगे। और अनुत्क्रमणीय वाले में क्या था, वो था अपघटन अपक्रिया का, ठीक है ना। तो इसके उदाहरण का आपको और देख लेते हैं। जैसे कि अमोनिया बनाते हैं आप, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाते हैं तो अमोनिया बनता है, कई बार पढ़ाया गया होगा आपको। तो बैलेंस कर लेंगे, अब अगर यहाँ पे 3 कर लेते हैं, यहाँ पे 2 कर लेते हैं तो बैलेंस हो जाएगा। देखिए 3 दूनी 6 हो जाता है, और 3 दूनी 6 ये हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन 2 है, 2 नाइट्रोजन, तो इस तरीके से बैलेंस हो गया। तो सॉरी यहाँ पे ये लगा दिया मैंने, गलती हो जाएगा, एक अग्र अपक्रिया हो जाएगी केवल। यहाँ पे हमें दिखाना है कि उत्क्रमणीय अपक्रिया है, तो उत्क्रमणीय अपक्रिया में ऐसे करना पड़ता है ना, ऐसे, ठीक है ना। ये तो बन ही नहीं रहा मुझसे, ठीक। तो इसमें क्या हुआ कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलाने पर अमोनिया बनता है, और अमोनिया को अगर आप गर्म करेंगे तो वह उसे क्या हो जाएगा, अमोनिया से हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि अमोनिया से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन भी प्राप्त किया जा सकता है, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से हम अमोनिया भी बना सकते हैं। इस तरीके से क्या है, अमोनिया है, अमोनिया का फार्मूला है, जिसको नहीं आता है लिख ले, अमोनिया, और क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, और क्या है, हाइड्रोजन। ये सब बच्चों आपको याद होना चाहिए ना, नहीं तो आपको रिएक्शन समझ में नहीं आ रहा होगा। जिन बच्चों को ये फार्मूले नहीं याद होंगे उनको तो एकदम से समझ में नहीं आ रहा होगा, तो उनका हम कुछ कर भी नहीं सकते। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या है फार्मूला, ये, इसे संगमरमर या चूना पत्थर भी कहते हैं, ठीक है ना। और ये क्या है, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसे कार्बन डाइऑक्साइड फार्मूला आप जानते हैं, यहाँ पे लिखने की जरूरत है नहीं। कैल्शियम ऑक्साइड भी लिख सकते थे, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट।
कैल्शियम कार्बोनेट। और क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। और ये क्या है? कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने उदाहरण के थ्रू हमने समझा कि उत्क्रमणीय क्रिया क्या होती है। वह क्रिया जो अग्र और पश्च दोनों दिशा में संपन्न होती है उसे उत्क्रमणीय क्रिया कहते हैं। अगर आपको ज्यादा दिमाग समझ में नहीं आ रहा है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस इतना सा यही सिंबल देखना है और आपको बता देना है कि ये उत्क्रमणीय क्रिया है। अब हर उत्क्रमणीय क्रिया में बच्चों ये सिंबल जरूर लगा होगा, ठीक है ना बच्चों? तो इस तरीके से हम समझ गए हैं, तो आप लोग नोट करिए। तो बच्चों 5वां रिएक्शन हमारा है अपघटन अपक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसे बोलते हैं। अपघटन अपक्रिया कितने किताब में बच्चों अपघटन और वियोजन दोनों रिएक्शन को एक ही बताया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अपघटन अपक्रिया में केवल इतना फर्क, अपघटन और वियोजन में केवल 2 शब्दों का फर्क है। अपघटन अनुक्रमणीय अपक्रिया होती है और वियोजन अपक्रिया उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है, ठीक है ना? तो इसमें दोनों में ही आप देखेंगे कि किसी एक पदार्थ को 2 अलग अलग सरल अणुओं में विभाजित होने की बात कही जाएगी। यानी कि अपघटन अपक्रिया में भी यही बात है और वियोजन अपक्रिया में भी वही बात है। बस फर्क इतना है कि अपघटन में हम बोल देंगे अनुक्रमणीय अपक्रिया, वह अनुक्रमणीय अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, अपघटन अपक्रिया कहलाते हैं। वहीं उत्क्रमणीय अपक्रिया जब मैं पढ़ाऊंगा वियोजन अपक्रिया पढ़ाऊंगा, वियोजन अपक्रिया, तो आपको ये बताऊंगा, वियोजन अपक्रिया अगर आपको पढ़ाऊंगा मैं तो यही चीज बताऊंगा मैं कि वह उत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं। यानी दोनों का डिफिनीशन लगभग सेम ही है, लेकिन बस आपको यही पता होना चाहिए कि कौन सी उत्क्रमणीय है, कौन सी अनुक्रमणीय है। इसीलिए मैंने उत्क्रमणीय और अनुक्रमणीय को पहले ही पढ़ा दिया कि आखिर होता क्या है, तो इसलिए आप समझ जाएंगे कि अपघटन अपक्रिया और वियोजन अपक्रिया में क्या अंतर है। समझ गए? चलिए आइए इसका उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है अपघटन अपक्रिया। अगर एक बार मैं आप क्लियर कर दूं एकदम कायदे से कि क्या होता है। अपघटन अपक्रिया वह अपक्रिया होती है, वह अनुक्रमणीय अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? यानी एक पदार्थ होगा और वह क्या होगा? 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाएगा, अपने सरल पदार्थों में, यानी उसी पदार्थ से अपने छोटे छोटे अणुओं में वह टूट जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। जैसे हमारे पास है एक, जैसे मैंने बताया था आपको, क्या है? लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट NO2 नाइट्रेट NO3 कटवाइज लेड नाइट्रेट को अगर आप क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है? PbO लेड ऑक्साइड प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। बच्चों इसको आप संतुलित कर लीजिएगा। देखिए क्या है? लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट एक पदार्थ है, बोला गया है किसी पदार्थ के अणु, यानी एक अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, यही पदार्थ है। इसी पदार्थ से ये तीनों चीज टूट के बने हुए हैं, यानी कि एक पदार्थ होगा वह 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है। तो ऐसे अपक्रिया को हम बोलते हैं अपघटन अपक्रिया। बस फर्क इतना है, वियोजन को भी ऐसे ही किया जाएगा, बस फर्क इतना होगा कि यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन का हम चिन्ह दे देंगे। अगर रिवर्सिबल रहेगा और एक पदार्थ से कई 2-3 पदार्थ बनते हैं तो उसे हम कह देंगे वियोजन। ठीक है ना बच्चों? तो ये हो गया हमारा क्या, इसका उदाहरण। दूसरा उदाहरण हम देख लेते हैं। इसका लेड नाइट्रेट है नाम, लेड नाइट्रेट। अब क्या है ये? लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। ये क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है ना? तो वह अनुक्रमणीय अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूट जाते हैं, ऐसे अपक्रिया को कहते हैं अपघटन अपक्रिया। अगर इसी में हम कह देंगे वह अनुक्रमणीय अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूट जाते हैं, तो ऐसे अपक्रिया को हम कहेंगे
वियोजन अपक्रिया, ठीक है ना। तो इसका दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है, जैसे AgCl, क्या है ये, सिल्वर क्लोराइड, क्या है, सिल्वर क्लोराइड। तो इसको हम कहते हैं सनलाइट की उपस्थिति में, अगर यहाँ पे सनलाइट की उपस्थिति में अगर ये इसको ले आते हैं तो ये सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है। क्या हो जाता है, सिल्वर और क्लोरीन अलग हो जाता है। इसको संतुलित करना होगा तो आप यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है, दूसरा एग्जाम्पल संपन्न होता है, सिल्वर क्लोराइड और ये क्या, सिल्वर और क्लोरीन, ठीक है ना। सिल्वर क्लोराइड और क्या है, ये सिल्वर अलग हो गया, अलग, और ये क्या है, क्लोरीन, ठीक है। यानी कि एक पदार्थ था और एक पदार्थ से 2 पदार्थ बन गए, यानी अपने ही 2 अलग सरल अणुओं में टूट गए। तो ऐसे अपक्रिया जिसमें एक पदार्थ से 2 या 2 से अधिक पदार्थ बन जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं अपघटन अपक्रिया, ठीक है। चलिए नोट करिए आप लोग। तो बच्चों इसमें एक और उदाहरण देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, FeSO4, यानी फिर क्या है, आयरन सल्फेट को अगर आप क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है कि वह Fe2O3 यानी फिर आयरन ऑक्साइड और उसके बाद क्या हम बोल सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में वह विभाजित हो जाता है। ये आपके NCERT वाले में दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट वाला तो करा ही दिया मैंने। तो ये तीनों रिएक्शन आपके NCERT वाले बुक में दिए हुए हैं शायद, और ये शायद नहीं दिया हुआ है, ये बाद में आपसे हो सकता है कि वहाँ पे एक्सरसाइज में मिलेगा ये रिएक्शन, तो हमने इसीलिए सोचा कि इसको भी यहाँ पे रखना चाहिए। तो ये हो गया आपका, अगर इसको संतुलित करना है तो यहाँ पे कर दीजिएगा संतुलित, ठीक है। यहाँ पे 2 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये फिर यहाँ पे आयरन 2 ठो है, यहाँ पे आयरन 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सल्फर 2 है, यहाँ पे 1 सल्फर 1 सल्फर, 2 सल्फर क्लियर है। 4 दूनी 8 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 3 2 5 5 3 8, तो ये हो गया संतुलित। तो जो भी रिएक्शन आप संतुलित नहीं है आप संतुलित कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, आयरन सल्फेट, और यहाँ पे क्या है, आयरन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में ये अलग अलग हो गया, यानी एक ही पदार्थ था और एक पदार्थ से 2 अपने ही 2 अलग सरल अणुओं में 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूट गया। तो ऐसे अपक्रिया को हम कहते हैं अपघटन अपक्रिया। वियोजन में भी सेम यही चीज होगा, वही एक पदार्थ होगा। वियोजन का मतलब ये होता है टूटना। जब एक पदार्थ अपने 2 अलग अलग सरल अणुओं में टूटता है तो उसे भी हम कहते हैं वियोजन अपक्रिया भी कहते हैं। सेम यही चीज होता है, बस उसे हम कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन होता है वो, और ये क्या है, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, ठीक है ना। तो आज के सेशन में इतना ही बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम इस कोशिश करेंगे कि ये पूरा चैप्टर क्लोज हो जाए। चैप्टर नंबर 1 लंबे समय से चल रहा है और उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करिए और हमारा हौसला भी बढ़ाइए, क्योंकि जब वीडियो शेयर होता है, लोग देखते हैं, तो हमें भी उत्साह होता है कि हम अच्छे से और अच्छे से उसको तैयार करके चीज़ों को आपके पास पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद बच्चों।